नमस्कार मित्रों, मैं आज राष्ट्रवादी लेखक संघ के सुगठन पर और उसकी विस्तार प्रक्रिया पर कुछ तथ्य रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं जो हमारे भारतीय समाज के जो अंतर्विरोध हैं, मैं उन पर चर्चा करूंगा। कल एक फिल्म अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ। और इरफान खान का निधन होने के बाद जिहादी समूह द्वारा सोशल मीडिया पर अति हर्षोल्लास मनाया गया कि देखिए, अल्लाह ने एक गलत आदमी को आखिरकार दंड दे दिया। रमजान के महीने में उसे दंड मिल गया। अब वो गलत आदमी क्यों गलत आदमी है? केवल इसलिए गलत आदमी है कि जिस प्रकार सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस लिखा, सैटेनिक वर्सेस यानी कि शैतानी आयतें, और सैटेनिक वर्सेस लिखने के बाद, शैतानी आयतें लिखने के बाद दुनिया भर के मुसलमानों ने सलमान रुश्दी के सर कलम करने के लिए करोड़ों रुपए के इनाम रख दिए। ब्रिटेन सरकार ने सलमान रुश्दी की सुरक्षा की और वो ब्रिटेन के नागरिक की हैसियत से ब्रिटेन में ही निवास करते रहे। ये सलमान रुश्दी पाकिस्तान के नागरिक थे। इन्हें तो बेचारों को उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं थी, तो सलमान रुश्दी को तो बचने के लिए बहुत प्रयास करने पड़े। लेकिन एक व्यक्ति और पाकिस्तान का है जो कनाडाई नागरिक होने के बाद भी जम के इन शैतानी आयतों की पोल खोल रहा है। अपितु उसका मानना है कि लोग अपने स्वार्थ में धार्मिक आयतों की मनमानी व्याख्या कर रहे हैं। तो सारे लोग उस व्यक्ति का नाम जानते होंगे, तारिक फतेह। तारिक फतेह का कितना विरोध किया जाता है, लेकिन उस विरोध की बगैर चिंता किए वह बंदा निरंतर अपनी आवाज उठा रहा है। एक और नाम पूरब से बांग्लादेश में हिंदुओं और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विषय में आवाज उठाने वाली तस्लीमा नसरीन का है। तस्लीमा नसरीन ने भी अपने साहित्य के माध्यम से जिहादी विचारधारा का जम के पर्दाफाश किया है। और जब इन जिहादी कठमुल्लों से जान का खतरा हुआ, तो बड़े आश्चर्य का विषय है कि भारत के पश्चिम बंगाल के राज्य ने मुस्लिम वोटों के चलते तस्लीमा नसरीन को अपने राज्य में रहने तक की अनुमति प्रदान नहीं की, जबकि वहाँ पर वामपंथी सरकार थी।
सत्य की बात उठाने वाली तस्लीमा नसरीन को इन वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल में रहने की अनुमति नहीं दी। तो ये वामपंथी किस प्रकार के सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, ये समझ से परे है। ये तो 3 गैर भारतीय लोग थे, लेकिन भारत की स्थिति तो बड़ी विकट है। यहाँ पर तो पाकिस्तान में 2 लोग बोल लिए, बांग्लादेश में एक महिला बोल ली, लेकिन भारत की स्थिति बड़ी विकट है। यहाँ तो बहाने बनाने के लिए तो कहेंगे सब कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने गलत किया, हम तो वहाँ थे ही नहीं। हजारों की भीड़ इकट्ठी होगी और उस मोहल्ले में जाके जब पूछो तो एक ही जवाब मिलेगा, हम तो यहाँ थे ही नहीं। बोले कौन थे? बोले पता नहीं साहब, कुछ गलत लोग थे। वो गलत लोग कहाँ से आए थे? बोले पता नहीं साहब जो है। कहाँ चले गए? पता नहीं साहब जो है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा चतुर भारत का मुसलमान है। वो हजारों की संख्या में भीड़ में आता है, आतंक मचाता है, और आतंक मचाने के बाद जब राज्य के बल अपना बल प्रयोग करते हैं तो बड़ी चतुराई से कहता है कि हम तो वहाँ थे ही नहीं, हम तो शरीफ मुसलमान हैं। बोले वो कौन थे? बोले वो बाहर से आए थे। कहाँ से आए थे? पता नहीं साहब। किधर से आए थे? पता नहीं साहब। किधर को गए? पता नहीं साहब। भारत की इन विषम परिस्थितियों में एक व्यक्ति जो उस इंडस्ट्री में काम करता है, जो इस्लामिक जिहादियों के इशारे पर सोती है, जागती है, सांस लेती है, वह काम करने के बाद भी निर्भीकता से कहता है कि अगर ईद पर कुर्बानी देनी है तो धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर अपने पुत्र की कुर्बानी दो। थोड़े से पैसों का बकरा खरीद के उस बकरे की कुर्बानी देने से क्या हासिल होगा? एक मैं पुराना वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में बड़ी निर्भीकता से वह व्यक्ति कह रहा था कि आखिरकार आतंक फैलाने के लिए इनको शिक्षा क्यों दी जाती है, और अगर जो लोग शिक्षा दे रहे हैं, भटका रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कोई भी हुजूम क्यों नहीं पैदा होता। अब मुझे कष्ट कहाँ हुआ? ये तो दुखद बात थी, और वो जो सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उन्होंने यही प्रोपेगेंडा एपीजे कलाम के लिए चलाया, यही प्रोपेगेंडा इरफान के लिए चलाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे जिस बात से आश्चर्य हुआ वो ये कि जब मैंने एक श्रद्धांजलि की टिप्पणी लिखी तो एक व्यक्ति लिखता है कि मैं आपसे असहमत हूं। मैंने मेरे श्रद्धांजलि देने पर वो मुझसे असहमत है और मेरी भर्त्सना करता है। मेरी एक आदत है कि मैं असहमति वाले व्यक्ति से अगर मेरे पास फ़ोन नंबर उपलब्ध होता है तो एक बार वार्ता जरूर करता हूँ। और मैंने बहुधा पाया है कि वार्ता करने पर आधे लोग सहमत हो जाते हैं और आधे लोग अपनी रूढ़ियों को नहीं छोड़ते हैं। तो जब उस व्यक्ति ने मुझसे वार्ता की तो इतना कठोर, यानी कि मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए कि आखिरकार हमारे भाई हमसे अलग जो हुए या हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। इतना ब्राह्मणत्व, इतना जन्मना ब्राह्मणत्व, और वो भी ज्ञान जरा भी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव ने ठीक उसके नीचे टिप्पणी की कि क्या भर्त्सना का अर्थ भी जानते हो भाई। तो सोशल मीडिया पर इस प्रकार की टिप्पणी करके कहीं ना कहीं हम दूसरे पक्ष को हथियार दे देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं
कि वो हम में सम्मिलित होकर एक नया नाम और मैंने गढ़ा है, एक क्रिप्टो क्रिश्चियन, जिस तरह से एक नया नाम और सुन लीजिए, क्रिप्टो कांग्रेसियन। वो सोशल मीडिया पर घोषित रूप से आपको जो है राष्ट्रवादी बताएंगे, भाजपा का समर्थक बताएंगे और सब कुछ बताएंगे, और फिर उसके बाद जब कोई मामला होगा तो भाजपा की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आएंगे। वो कभी इस बात पे विवेचना नहीं करेंगे कि अगर सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है तो उसमें क्या कठिनाई है, और अगर सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया तो उसमें क्या क्या खूबसूरती सी। वो भाजपा के समर्थक रह के भी भाजपा का बहुत ही बेहतरीन तरीके से विरोध करते हैं। वो अक्सर कर लिखते हैं कि मोदी हमने तुम्हें इसलिए वोट नहीं दिया था। अब वोट दिया था भी या नहीं दिया था? तो जब क्रिप्टो क्रिश्चियन हो सकते हैं तो क्रिप्टो कांग्रेसियन भी हो सकते हैं, यानी कि जो अपने आप को शो करेंगे हम भाजपा के हैं, लेकिन होंगे वो वास्तव में उसी विचारधारा के। ये दृश्य हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, और निश्चित रूप से ये जो वर्तमान समय है कहीं ना कहीं सभ्यताओं का संघर्ष चल रहा है, और ये सभ्यताओं का संघर्ष से भारत की भूमि भी अछूती नहीं है। अगर सभ्यताओं का संघर्ष ना होता, संस्कृतियों का संघर्ष ना होता, तो सोवियत संघ का पतन नहीं होता। सोवियत संघ 18 देशों में वापस नहीं बढ़ता। अगर संस्कृतियों का संघर्ष न होता तो आज जो चीन और अमेरिका के बीच में पारस्परिक वैमनस्यता जो आप देख रहे हैं वो नहीं होती। और इन संस्कृतियों के संघर्ष के बीच में कहीं ना कहीं इटली जैसे देश वामपंथी विचारधारा के नाम पर अपने नागरिकों की बलि चढ़ा देते हैं। इटली के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल ही गया होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में कोरोना का आतंक प्रारंभ हुआ तो लोग चीन के लोगों से बचने का विचार कर रहे थे। ठीक उसी समय इटली देश में हग ए चाइनीज नाम से एक कैंपेन शुरू हुआ, अभियान शुरू हुआ, और हवाई अड्डों पर आने वाले चाइनीज को गले लगाकर कोरोना को स्वीकार किया गया। और उसके बाद इटली का क्या हाल हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। लगभग यही स्थिति अमेरिका में रही, जहां एक और भारत में त्वरित लॉकडाउन के माध्यम से स्थिति को नियंत्रण में किया गया, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में अपने आप को अति उन्नत समझते हुए कोई भी सामाजिक निर्णय नहीं लिया गया। हम प्रारंभ से ही, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, चाहे मेरी उम्र 50 वर्ष के आसपास हो, चाहे वो लोग, वो विद्वान जिनकी उम्र 70 के आसपास है, या वो युवा जिनकी उम्र अभी 20-22 साल के आसपास है, एक शब्द अक्सर कर सुनते आ रहे हैं, सामाजिकता। तो इस कोरोना संकट ने एक चीज़ तो ये सिद्ध कर दी है कि सामाजिकता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है,
और सामाजिकता के विपरीत असामाजिकता, यानी जब समाजों में, संस्कृतियों में जब संघर्ष होगा तो उनके विपरीत विचारों के कारण जो संघर्ष होगा उससे अप्रिय स्थितियां अवश्य भावी उत्पन्न होंगी। तो ऐसे समय पे जब संस्कृतियों का संघर्ष चल रहा है, बड़े खेद का विषय है कि हम लोगों के बीच में अचानक कोई आता है और वह कहता है मेरे दक्षिणपंथी मित्र। हम ही लोगों के बीच का कोई व्यक्ति जो हम में घुला मिला हुआ है, वो अचानक कहता है कि मेरे दक्षिणपंथी मित्र। तो पहला प्रश्न तो ये कि ये दक्षिणपंथी ये क्या बला है? भाई वामपंथी तो स्वयं को वामपंथी कहते हैं कि हम वामपंथी हैं, वी आर लेफ्टिस्ट, वामपंथी। तो ये दक्षिणपंथी जो उद्बोधन है, जो संज्ञा है, ये आप कहां से ला रहे हैं? सीधी सीधी बात है, वामपंथी राष्ट्रवादियों को, दूसरे पक्ष को दक्षिणपंथी कहते हैं। यानी राष्ट्रवादी इज इक्वल टू दक्षिणपंथी, क्योंकि ये जो दो शब्द हैं वामपंथी और दक्षिणपंथी, ये वामपंथियों के दिए हुए शब्द हैं। और जब वो राष्ट्रवादियों को दक्षिणपंथी कहते हैं तो दक्षिणपंथी का मतलब वामपंथियों की भाषा के हिसाब से राष्ट्रवादी ही हो जाता है। अब कोई राष्ट्रवादी लोगों के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है मेरे दक्षिणपंथी मित्र, तो इसका मतलब मेरे वामपंथी मित्र और मेरे दक्षिणपंथी मित्र, इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि वो वामपंथी अलग हैं और दक्षिणपंथी अलग हैं, और वो उन दोनों के बीच में एक सेतु बंध का काम कर रहा है। उसके एक तरफ दक्षिणपंथी मित्र हैं उसके, और एक तरफ वामपंथी मित्र हैं। तो पहले तो सभ्यताओं के संघर्ष के समय पे ये तय करना होगा कि हम हैं कहाँ पे। अगर कोई लिखता है कि हमें सौम्य और लोचदार होना चाहिए, तो मेरा मानना यह है कि आज़ादी के बाद से ही भारत का पूरा समाज सौम्य और लोचदार ही रहा है, और इस सौम्यता और लोचदारिता के कारण आज हम इस स्थिति में पैदा हो गए हैं कि आज हमारे यहाँ क्रिप्टो क्रिश्चियन अपने अभियान में जुटे हुए हैं, नवबौद्ध अपने अभियान में जुटे हुए हैं, इस्लामिक जिहादी अपने अभियान में जुटे हुए हैं, और ऊपर से भ्रष्टाचारी और अवसरवादी मौके का फायदा उठाते हैं। तो सही मायनों में जो वास्तविक राष्ट्रवादी हैं वो पहले ही एक तो संख्या में कम रह गए। अब उसमें भी राष्ट्रवादी का चोला पहनकर कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे जो खड़े होकर राष्ट्रवादियों के बीच में खड़े होकर कहेंगे मेरे दक्षिणपंथी मित्र। तो ठीक है, हमारे बहुत सारे मित्रों में साहस नहीं होगा, लेकिन मैं साहस करूंगा इसका विरोध करने का कि भैया पहले तय कर लो, पहले तय कर लो कि तुम कह क्या रहे हो। एक वर्ग हमारा यह है कि जो इरफान खान को केवल श्रद्धांजलि देने पर कहता है कि मैं असहमत हूं, मैं आपकी भर्त्सना करता हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरे दक्षिणपंथी मित्र। अब ये दोनों व्यक्ति अलग अलग वैचारिक दृष्टि से बहुत दूर दूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे लोग राष्ट्रवाद को हानि पहुंचाने वाले लोग हैं। यानी राष्ट्रवाद के सामने कई चुनौतियां हैं। एक चुनौती तो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अन्य जो संस्कृतियां जो अतिक्रमण कर रही हैं उससे प्रतिरोध करने की चुनौती है, और दूसरी तरफ हमारे ही बीच में जिन लोगों को वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है, जो लोग आत्ममुग्ध हैं, जो लोग आत्ममगन हैं, उन लोगों से भी वैचारिक संघर्ष की स्थिति है। कुछ स्थितियां तो ऐसी बन जाती हैं कि कुछ लोग तो सीधे जाति पर आ जाते हैं।
आज मुझे बड़ी पीड़ा हुई जब एक व्यक्ति ने कहा कि आप बहुत आक्रामक हैं और आपका जो चरित्र है वो सामंतवादी चरित्र है क्योंकि आप राजपूत हैं। बड़ा कष्ट हुआ। पहला कष्ट तो इस बात का हुआ कि ईश्वर ने मुझे एक राजपूत घर में क्यों पैदा किया। मुझे किसी आरक्षण वाले घर में पैदा करते तो मैं और बेहतर स्थिति में होता। राजपूत घर में पैदा होने से मुझे कुछ हासिल नहीं हो गया। जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, मेरे बाबा के पास केवल 5 बीघा जमीन थी। मेरे पिताजी 5 भाई थे। मेरे पिताजी के हिस्से में केवल 1 बीघा जमीन आई और अब हम 3 भाई हैं। 3.5 बीघा जमीन का मालिक हूं। मैं एक ऐसा सामंतवादी हूं जो केवल 3.5 बीघा जमीन का मालिक हूं। बड़ा आश्चर्य होता है कि कितना विश्वमन हमारे समाज में कर दिया गया है। लोग किस प्रकार से सोचते हैं। लोग भूल जाते हैं कि तुम जिस क्षेत्र के रहने वाले हो उस क्षेत्र में तो कोई संघर्ष हुआ ही नहीं, और मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं वो क्षेत्र है जहां निरंतर संघर्ष हुआ। मध्यकाल में निरंतर संघर्ष होने वाले क्षेत्र का निवासी मैं हूं, और जिन महोदय ने टिप्पणी की वो उस क्षेत्र के निवासी हैं जहां कभी कोई संघर्ष हुआ ही नहीं। ये व्यक्तिगत बात थी, मुझे नहीं रखना चाहिए था, लेकिन इन भी बातों में जो व्यक्तिगत बातें होती हैं उनमें भी बहुत सारे निहित अर्थ छुपे रहते हैं और हमें करने चाहिए। जैसे कल मैंने मनुस्मृति की बात उठाई। निश्चित रूप से मनुस्मृति कहीं पर भी लागू नहीं थी, और मनुस्मृति का न ऐसी पुस्तक के रूप में वर्णन भी नहीं है कहीं पे कि यहाँ मनुस्मृति के आधार पर शासन चलता था। लेकिन फिर भी चलिए, आपने एक प्रतीक रूप में बना रखा है मनुस्मृति, मनुवाद और मनुस्मृति को, तो मेरा कहना यह है कि कम से कम 7 लाख गांव हैं भारत में। 7 लाख गांव हैं। 7 लाख मनुस्मृति की प्रतियां छपवा कर 7 लाख गांवों में आप जलाइए, मुझे प्रसन्नता होगी। आपका जो असंतोष है उसको तुष्ट करने के लिए अगर 7 लाख मनुस्मृति की प्रतियां जलाई जाती है तो मुझे संतोष होगा। लेकिन मेरे भाई, फिर भी बात राष्ट्रीय चिंतन की करना, इन क्रिप्टो क्रिश्चियंस के जाल में, चंगुल में मत फंसना। मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को, और मैं ही नहीं, ये मैं तो बोल रहा हूं, यानी हम जितने भी राष्ट्रवादी हैं, हमें इस बात के लिए सहमत होना चाहिए कि अगर किसी भी गांव में कोई भी सवर्ण मानसिकता का व्यक्ति किसी भी अवर्ण दूल्हे को अगर घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता है तो उनको अवश्य सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, इन छोटी छोटी घटनाओं को इतना तूल दिया जाता है, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो हमारे भाइयों के मन में जो चीज़ें बिठा दी गई हैं, इनके निराकरण के लिए भी राष्ट्रवादियों को कार्य करना पड़ेगा। एक और नाम सुनील भारद्वाज जी ने दिया है, आरिफ मोहम्मद खान, जो केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं। निश्चित रूप से आरिफ मोहम्मद खान को सैल्यूट करना चाहिए। यह वह व्यक्ति है कि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विधि का छात्र था और राजीव गांधी ने साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट में जाकर संसद में जाकर सुप्रीम कोर्ट के सारी व्यवस्था को एक झटके में बदल दिया, और उस समय पर इस व्यक्ति ने मंत्रिमंडल में होते हुए उस बात का विरोध किया था। एक भी हिंदू मंत्री, इस नेहरू परिवार के जो चमचे हैं, एक भी व्यक्ति विरोध नहीं कर पाया। लेकिन इस व्यक्ति ने मुस्लिम होते हुए न केवल विरोध किया, अपितु मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। ऐसे लोग सलूट करने के लायक होते हैं। हमें निश्चित रूप से जो दारा शिको प्रवृत्ति के लोग हैं
जो भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, हमें उनके समर्थन में आगे आना ही होगा। मैं कानपुर नगर में रह रहा हूँ। कानपुर नगर में इस समय 32 हॉटस्पॉट एरिया हैं, 32। आगरा के बाद रेड जोन की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। और कल की घटना आपने देखी होगी कि किस तरह से कानपुर में भी पथराव हुआ। हम बहुत बड़े संकट में हैं। आज मेरी एक परिचित मुस्लिम लड़की का फोन आया। उसने मुझसे हालचाल पूछा, सर कैसे हैं? मैंने कहा ठीक हूँ, अच्छा हूँ सर, कोरोना तो बहुत दिक्कत कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल दिक्कत कर रहा है, और मैंने कहा मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है, मैं कहने में हिचकूंगा नहीं कि जो तुम्हारा समुदाय जिस तरह की हरकतें कर रहा है ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो उस लड़की ने मुझसे कहा, सर आज पता है मैंने आपको क्यों फ़ोन किया? मैंने कहा क्यों? बोले इस समय तो मुझे आपको फ़ोन करना ही नहीं चाहिए था। इस समय तो बहुत हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अब ये मुस्लिम लड़की मुझसे बोल रही है आज, फिर भी मैंने आपको फ़ोन किया। मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात है। मैंने कहा, उसने मुझसे कहा कि मुझे ये जो हो रहा है कानपुर में ठीक नहीं लग रहा है। इतना पिछड़ापन कि जो डॉक्टर बचाने को जा रहे हैं उन्हीं पे पथराव कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? एक मुस्लिम लड़की मुझसे कह रही है, मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं, और उसके बाद कहती है कि मैंने आज निर्णय ले लिया है कल की घटना से कि मेरा एक मित्र हिंदू लड़का है, बहुत दिनों से हम उसे जानते हैं, मैं लॉकडाउन खुलते ही उससे शादी करूंगी। ये घटना मैंने आपको क्यों सुनाई? ये फ़ोन वार्ता मैंने आपको क्यों सुनाई? ये फ़ोन वार्ता मैंने इसलिए सुनाई कि मुस्लिम महिलाओं में जो शिक्षित है उनमें ये सब देख के क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। वो ठीक है असहाय हैं, ठीक है वो फंसी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तस्लीमा नसरीन की तरह उनके मन में भी ये सब विचार आते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कहूं कि जब शाहीन बाग जैसी घटनाएं होती हैं तो या तो वहां पे वो महिलाएं पहुंचती हैं जिनको राजनीति में अपना चेहरा चमकाना होता है, या वो महिलाएं पहुंचती हैं जिन्हें दिहाड़ी के रूप में 500 रुपये चाहिए होते हैं। मैं अपने नगर, मूल नगर अलीगढ़ की एक घटना बताता हूं जो मैं समझता हूं आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मेरे मूल निवास से कुछ 1 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक मोहल्ला जीवनगढ़ के नाम से है, और उस जीवनगढ़ में कभी किसी के नाम पे जीवनगढ़ स्टार्ट हुआ, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निकट होने के कारण मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। उस मोहल्ले में कुछ महिलाएं जो जिस चौराहे पर शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन अलीगढ़ शहर में चल रहा था, वो महिलाएं नहीं गईं। तो उस इलाके के गुंडे लोग आए और उस मोहल्ले की महिलाओं को जो नहीं गई थी, जिन्हें 500 रुपये नहीं चाहिए थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और वो महिलाएं डरी नहीं, उन महिलाओं ने पुलिस को रिपोर्ट किया और उन लोगों के नाम उजागर किए जो जबरन उनको उस चौराहे पर
सीए के विरोध में बिठाना चाहते थे। ये सब प्रसंग मैं न कहता। ये प्रसंग कहने के पीछे जो कारण है वो आज जो फेसबुक पर टिप्पणी आई कि केवल एक मैंने मुस्लिम अभिनेता जो कि भारतीय संस्कृति, उस व्यक्ति के बारे में उसका परिवार बताता है कि उसने आजीवन कभी मांसाहार नहीं किया। वो मांसाहार का सख्त विरोधी था, विशुद्ध शाकाहारी मुस्लिम। अब आप समझिए, विशुद्ध शाकाहारी मुस्लिम घर में पैदा हो गया। ऐसा व्यक्ति अगर दुनिया छोड़ के जा रहा है और हम अगर उसके लिए विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, तो एक दूसरा, अब कट मुल्ला तो नहीं कहूँगा, कट हिंदू कहूँगा उसको, या कट ब्राह्मण कहूँगा, ऐसा कट ब्राह्मण वो मेरी भर्त्सना करता है। बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने दो अभी उदाहरण आपको दिए। ये दो उदाहरण भारत के उदाहरण हैं। एक अलीगढ़ की घटना जहाँ पे महिलाओं ने चौराहों पर बैठने से मना कर दिया, और दूसरा जो मेरे पास आज एक फ़ोन आया, सच बात तो ये कि आज के वक्तव्य के लिए मैं कुछ बातें और बताना चाहता था, लेकिन इन बातों ने मुझे थोड़ा उद्वेलित कर रखा था, इसलिए मैंने ये बातें रखी। और मेरा मानना ये है कि हम जब लाइव होकर बात करें तो बहुत ज़्यादा विद्वता वाली बातें और बहुत ज़्यादा वैसी बातें करने की बजाय जो सामाजिक संदर्भ हैं और जो हमारे व्यवहार में जो चीज़ें चल रही हैं, अगर हम उन पर चर्चा करें तो वो ज़्यादा उचित होगा। आज मैं बाबरनामा लेकर बैठा था और साथ में तबकाते नासरी, इनमें से मैं कुछ चीज़ें, ये मैं जानबूझ के पढ़ता हूँ इसलिए कि आप लोग चीज़ों को समझें। कुछ लोग कहते हैं कि सब दक्षिणपंथी मित्र हमारे कम पढ़ते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आज़ादी मिलने के बाद इन तथाकथित दक्षिणपंथी मित्रों को पढ़ने के लिए जो सूचना के स्रोत हैं उनको प्रतिरोधित कर रखा था। अभी अनेकों किताबें हैं जिन पे प्रतिबंध है भारत में। मैंने कल भी दो चीज़ों का जिक्र किया था कि इतिहास में बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया ध्वंस कहीं नज़र नहीं आता। इसी तरह से जोगेंद्र नाथ मंडल का जो प्रकरण है वो कहीं नज़र नहीं आता। हमारे युवाओं को, अधिकांश युवाओं को ये दो तथ्य तो पता ही नहीं होते, जबकि ये दो तथ्य ऐसे तथ्य हैं जो सीधे सीधे, जिसे मैं वंचित समुदाय कहता हूं, उसको स्थितियों से अवगत कराने वाले तथ्य हैं। तो मैं सबसे पहले एक दो संदर्भ तबकाते नासरी से पढ़ूंगा। यह पुस्तक कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और इल्तुतमिश तक का जो समय है उस समय के इतिहास को व्यक्त करती है। कुतुबुद्दीन के बाद उसका पुत्र आराम शाह और उसके बाद मलिक नासिरुद्दीन कुबाचा, ये लोग महत्वपूर्ण थे। अब जरा पढ़िएगा, मैं सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। जब मलिक नासिरुद्दीन एतमिर उच्च तथा मुल्तान का मुक्ता अनखुंद के युद्ध में मारा गया और सुल्तान गाजी इस युद्ध के उपरांत गजनी लौटा, तो उसने मलिक नासिरुद्दीन कुबाचा को उच्च प्रदान कर दिया। उच्च एक पाकिस्तान में है वर्तमान में कस्बा, और वो उस समय पे बहुत महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र था। यह युद्ध सुल्तान गाजी मुइजुद्दीन और तथा खता की सेना और तुर्किस्तान के मालिकों के बीच में हुआ। उसने
सुल्तान गाजी की अधीनता में भीषण युद्ध किया। और ये समझ लीजिए कि मुस्लिम इतिहास की शुरुआती पुस्तक है। इसका जो अगली लाइन में पढ़ने जा रहा हूँ उसको समझिएगा। एक सिर्फ मैं हिंदी रूपांतरण आपको सुना रहा हूँ, मूल पुस्तक अरबी भाषा में। अनेकों काफिरों का संहार करके उन्हें नरक भेज दिया। नरक तो यहाँ पे लिखा है रूपांतरण में, जहन्नुम भेज दिया। अनेकों काफिरों का संहार करके उन्हें जहन्नुम भेज दिया। उसके बाद इसी पुस्तक में केवल एक पन्ना पलटने के बाद गाजी मोहम्मद बख्तियार खिलजी, गाजी मोहम्मद बख्तियार खिलजी, इनका जिक्र है, जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी कहते हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है। ये लखनौती के अधीन थी। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, शुरुआती जो उन्होंने यात्रा की है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे और सीधे बिहार, नालंदा को उस समय बिहार बोला जाता था, बख्तियार खिलजी के बिहार में प्रवेश के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। 1-2 वर्ष तक वह बिहार के आसपास के स्थानों पर आक्रमण करता रहा। इसके उपरांत उसने बिहार पर आक्रमण कर दिया। विश्वस्त सूत्रों से इस प्रकार ज्ञात हुआ कि उसने 200 सवारों को लेकर बिहार के किले के द्वार पर पहुंचकर धावा बोल दिया। मोहम्मद बख्तियार खिलजी की सेवा में फरगाना के 2 बुद्धिमान भाई निजामुद्दीन तथा शमसुद्दीन नामक थे। इस पुस्तक का लेखक भी शमसुद्दीन से लखनौती में 641 हिजरी में, यानी कि 1243 और 44 मिल चुका था। उसने इस युद्ध का वर्णन इस प्रकार किया है, यानी कि जो बख्तियार खिलजी के जो सैनिक थे उनमें से एक शमसुद्दीन ने जो वर्णन किया है उसके बारे में लिखा गया है। जब आक्रमणकारी किले के द्वार पर पहुंचे और युद्ध प्रारंभ हो गया तो इन दोनों बुद्धिमान भाइयों ने बड़ी वीरता दिखाई। जब मोहम्मद बख्तियार अपनी वीरता द्वारा किले के पीछे के फाटक पर पहुंचा और किले पर अधिकार जमा लिया तो उन्हें अत्यधिक धन संपत्ति प्राप्त हुई। उस स्थान के निवासियों में बड़ी संख्या ब्राह्मणों की थी। ब्राह्मण और श्रमण ये 2 शब्द हैं। अब ब्राह्मण और श्रमण में क्या अंतर था ये आप लोग जानते होंगे, अगली लाइन से आपको पता चल जाएगा। उस स्थान के निवासियों में बहुत बड़ी संख्या ब्राह्मणों की थी। वे लोग अपने सिरों को मुड़ाए रहते थे। ये बौद्ध भिक्षुओं का चिन्ह है, सिरों को मुड़ाए रहते थे। वे अपने सिरों को मुड़ाए रहते थे। वे सब के सब मारे गए। वहां उनको बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें प्राप्त हुई। जब ये पुस्तकें मुसलमानों ने देखी तो उन्होंने कुछ हिंदुओं को बुलवाकर उन पुस्तकों को पढ़वाना चाहा, किंतु सभी विद्वान मारे जा चुके थे। पुस्तकों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि वह पूरा किला और नगर एक मदरसा था। हिंदवी में बिहार विद्यालय, समझ लीजिए, बिहार विद्यालय मदरसे को कहा जाता है। ये नालंदा का बिहार उसका वर्णन था, जहां सिर्फ मात्र लगभग 200 सैनिक लेकर बख्तियार खिलजी पहुंचता है और सैकड़ों की संख्या में वहां के आचार्य और हजारों की संख्या में वहां के छात्रों को मौत के घाट उतारता है। ऐसा भी नहीं कि इस प्रसंग का इतिहास में जिक्र नहीं है, इतिहास में पर्याप्त जिक्र है, लेकिन भारत सरकार अपने पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को नहीं रखना चाहती, क्योंकि अगर इन चीज़ों को वो रखती तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव है कि बौद्धों के शत्रु हिंदू थे, बौद्धों के शत्रु इस्लामिक जिहादी नहीं थे भाई। इस्लामिक जिहादियों ने तो बौद्धों को संरक्षण दिया। बौद्धों का संहार तो हिंदुओं ने किया है, शंकराचार्य के नेतृत्व में, एक बार पुष्यमित्र के शुंग के नेतृत्व में, एक बार शंकराचार्य के नेतृत्व में। बाकी तो ये बख्तियार खिलजी वगैरह ये तो कपोल कल्पनाएं हैं। इस्लामिक जिहादियों ने तो बौद्धों को संरक्षण प्रदान किया। ये तो बौद्ध ही बदमाश हैं कि चीन में उइगर मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं और म्यांमार में रोहिंग्याओं को।
मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि इतिहास पुस्तकों में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर हम उन तक पहुंचेंगे तो बहुत सारे नैरेटिव्स क्लियर होंगे, बहुत सारे नैरेटिव समझ में आने लगेंगे। अभी देखिए, मैंने ये एक पुस्तक बाबरनामा में एक पृष्ठ मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा। बाबर काबुल के विषय में क्या कहता है, 2 लाइनों में समझिएगा। काबुल एक मजबूत प्रदेश है, यहाँ शत्रुओं के आक्रमण की संभावना बहुत कम रहती है। काबुल एक मजबूत प्रदेश है, यहाँ शत्रुओं के आक्रमण की संभावना बहुत कम रहती है। दूसरा, हिंदुस्तान की तरफ से काबुल के लिए 4 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता खैबर पहाड़ से होकर, दूसरा रास्ता बंगस की तरफ से, तीसरा रास्ता नग्ज की तरफ से और चौथा फरमूल की तरफ से। इन सभी रास्तों में यात्रा करने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कहीं कम और कहीं अधिक। सिंध नदी के तीनों घाटों से उन रास्तों पर जाया जा सकता है। अब ये पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? काबुल एक मजबूत प्रदेश था, वहाँ शत्रुओं के आक्रमण की संभावना ना के बराबर थी, और जो रास्ते भी थे वो बड़े कठिन और वो थे। तो बाबर ने तो खुद ही बता दिया कि फिर भी हम जीतते चले गए। तो क्यों जीतते चले गए? जैसे नालंदा को जीता, वैसे ही अफगानिस्तान को जीता, क्योंकि अफगानिस्तान में भी बहुत थे। अफगानिस्तान की गांधार मूर्तिकला के विषय में सभी लोग जानते हैं। सच बात यह है कि मूर्ति का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी प्रतिमाओं की दृष्टि से सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा ही हमें प्राप्त होती है। भारतीय संस्कृति में छोटी छोटी मूर्तियों का है समावेशन, लेकिन बड़ी प्रतिमाओं की दृष्टि से देखें तो वो सबसे पहले बौद्ध प्रतिमाएं ही हमें नजर आती हैं। तो काबुल का, अफगानिस्तान का इतना दुर्गम प्रदेश, और उसको भी आसानी से विजय प्राप्त कर ली, जबकि ठीक होता उल्टा है। दुर्गम प्रदेश में रहने वाले लोग प्राय शत्रुओं को फटकने नहीं देते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आसाम। बख्तियार खिलजी लखनौती यानी कि बंगाल की विजय के बाद आसाम में कामाख्या में प्रवेश करता है, और कामाख्या प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से वो पुनः विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। और ये ऐतिहासिक तथ्य भी प्राय हमको हमारे बात जो मूल इतिहास होता है कक्षा 12 तक का, प्रतियोगी परीक्षाओं में वही इतिहास आता है, और वही इतिहास छात्रों के लिए, एक सामान्य छात्र के लिए पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस तथ्य को भी काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? कि जो बख्तियार खिलजी बदायूं से चलकर लखनौती तक मात्र थोड़े से घुड़सवार लेकर विजय प्राप्त करता हुआ चला जाता है, वो बख्तियार खिलजी उस ब्रह्मपुत्र की घाटी में आसाम में असम के निवासियों द्वारा घेर कर मारा जाता है। आसाम की घाटी दुर्गम क्षेत्र हो गया, घेर के उन्होंने आराम से उसको निपटा दिया। वही काम अफगानिस्तान में, काबुल में लोग नहीं कर पाए। ये केवल और केवल संस्कृतियों के कारण, क्योंकि काबुल की संस्कृति अहिंसावादी बौद्ध संस्कृति थी और असम की संस्कृति सनातन संस्कृति थी। सनातन संस्कृति अगर जीवित है तो अपनी संघर्षशीलता के कारण जीवित है। बड़ा आनंद आता है जब मैं अलीगढ़ जनपद के जरौली गांव में इब्न बतूता का पिटने का प्रसंग पढ़ता हूं, उसी की पुस्तक में। पूरी रात झाड़ियों में चुपचाप पड़े रहकर सांस रोककर जो अपनी जान बचाता है इब्न बतूता। इतने सारे तथ्य, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और क्रिप्टो क्रिश्चियन सरकारों द्वारा
संरक्षण प्राप्त, संसाधन प्राप्त महान इतिहासकारों, जिनमें रोमिला थापर, रामशरण शर्मा, इरफान हबीब जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, इन लोगों ने इन सब राष्ट्रवादी चिंतन, राष्ट्रवादी गौरव की दृष्टि से जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको एक किनारे करके उन चीज़ों को लाया जिनसे हम अकबर को महान कह सकें। और बड़े आश्चर्य का विषय यह है कि इतने लंबे शासन के बाद भारत की ब्यूरोक्रेसी, भारत की कोर्ट और भारत के उच्च सदन पर अभी भी इन क्रिप्टो क्रिश्चियंस का कब्जा है। सच बात तो यह है कि कुछ लोग जो ऐसे हुए हैं जो हैं तो हिंदू, कुछ तो हैं सब ईसाई हो गए और नाम हिंदू रखे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हैं हिंदू, जन्म से हिंदू हैं, सब कुछ हिंदू हैं, उनकी पत्नियां वही हिंदू संस्कारों वाली हैं, लेकिन उनकी विचार धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वही क्रिश्चियनवादी थे। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी। राष्ट्रवादी लेखक संघ या राष्ट्रवादी विचार यह नहीं कहता कि हम जो दूसरी संस्कृतियां हैं, दूसरी सभ्यताएं जो इस देश में निवास कर रही हैं, हम उनको मार डालेंगे, ये नहीं कहता। लोग भ्रम में ना रहें। इस देश में जैन बहुत अच्छी तरह से फले फूले हैं, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को वो लोग संभाले हुए हैं। इस देश में पारसी बहुत अच्छी तरह से फले फूले हैं और अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग वह भी संभाले हुए हैं। पारसी और जैन दोनों समुदाय अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग संभाले हुए हैं, संख्या में बहुत कम है, लेकिन हिंदुओं के साथ, सनातन संस्कृति के लोगों के साथ उनका कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ। वो निरापद सहजीवता के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। और सच बात तो यह है कि इस देश के बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसी प्रकार सिख धर्म भी एक सहजीवता का संबंध बनाए हुए है। और ये संबंध सहजीवता का ये तो वर्तमान में है। सच बात तो यह है कि मध्यकाल में तो उन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा की है, और वह भी हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग संभाले हुए हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि इन तीनों संप्रदायों से आपस में किसी को कोई अंतर्विरोध नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन इसके ठीक विपरीत धर्मांतरण करने वाली बाकी की तीन, अंतर बस यही है कि ये जो तीन थे ये धर्मांतरण वाले नहीं हैं इतने, और जो बाकी के तीन हैं वो धर्मांतरण वाले हैं, चाहे वो नवबौद्ध हों, चाहे वो इस्लामिक जिहादी हों, और चाहे वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हों। तो जहां आप धर्मांतरण की बात आती है तो वहां निश्चित रूप से संघर्ष होगा। इस कोरोना काल में, कोरोना के संकट काल में बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठता चला गया है। बहुत सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। कल मैंने अपने एक साथी से कहा कि ऐसा करो, जो प्रारंभ में, शुरुआत में किसी जमाने में सुनते थे कि कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, अब तो स्थिति ये हो गई है कि भारत के हर शहर में पत्थरबाजी हो रही है। तो मैंने कल अपने एक साथी से कहा ऐसा करो, इस कोरोना काल में मार्च से लेकर लगातार अब तक और आगे भी जहां जहां पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करो। कल मैं एक टीवी पर बहस देख रहा था,
कानपुर के विषय में थी। एक मौलाना को, जैसे टीवी वालों की आदत है कि वो सपा का भी बैठाएंगे, कांग्रेस का भी बैठाएंगे, बीजेपी का भी बैठाएंगे, संघ का भी बैठाएंगे और हिंदू संत को भी बैठाएंगे और मौलानाओं को भी बैठाएंगे। तो एक मौलाना से कानपुर की घटना के विषय में पूछा कि भाई सिर्फ 5 लोग, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा केवल 5 लोग, सिर्फ 5 लोग, कोई राइफल नहीं है उनके पास, कोई रिवॉल्वर नहीं है उनके पास, डंडे लेकर केवल क्वारंटीन कराने के लिए जा रहे हैं और अचानक गलियों से सैकड़ों की संख्या में भीड़ निकल के आती है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो मौलाना कह रहे थे कि देखिए सर, दूसरा पक्ष भी समझने की आवश्यकता है। जब तक आप दूसरा पक्ष नहीं समझेंगे तब तक चीजों को नहीं समझेंगे। अच्छा भाई बताओ दूसरा पक्ष क्या है? बोले दूसरा पक्ष ये है कि दिल्ली में कुछ पुलिस वाले अजान को रोक रहे थे। अरे धूर्त, अरे मूर्ख, दिल्ली में पुलिस वाले कुछ सिपाही अजान को रोक रहे थे। वो दिल्ली का प्रकरण था और वहाँ के शासन ने, वहाँ के चाहे तो एलजी हों, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने उस चीज़ पे खेद व्यक्त किया और पुलिस वालों को हिदायत दी कि भाई अजान के लिए नहीं रोकोगे। अब उस घटना के प्रसंग को तुम कानपुर में पत्थरबाजी से कैसे जोड़ रहे हो भाई? धूर्तता की हद होती है। अभी नोटों से नोटों पे, सब्जियों पे, फलों पे जो थूक लगाने के वायरल, नालियों में धोने के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके लिए भी स्पष्टीकरण दिया जाता है वो पुराने हैं। वो इस समय के नहीं, पुराने हैं। मेरा प्रश्न ये है कि पुराने हैं, ठीक है, तो पुराने हैं तो क्यों हैं भाई? पुराने ही क्यों हैं? इसका मतलब तुम आदतन ये सब करते हो। अच्छा बहाना है, वो पुराने हैं वीडियो। और मजे की बात देखिए, एक अल्ट न्यूज नाम से फैक्ट टेस्टिंग का एक वेबसाइट है, वो इन्हीं द्वारा चलाया जाता है, इस्लामिक जिहादियों द्वारा। वो ऐसे हर वीडियो को पुराना वीडियो बताता है। ठीक है यार, हैं पुराने। यहाँ प्रश्न दूसरा है, इसका मतलब तुम आदतन ये सारी चीज़ें करते हो। पुराना वीडियो का पुराना सिद्ध होना तो इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि तुम आदतन ये सब चीज़ें करते हो। और जब आदतन ऐसी करते हो तो अब समय आ गया है मांग की जाए कि अब फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता भी लाइसेंस प्राप्त करेंगे, अपना आइडेंटिटी कार्ड रखेंगे और यह ग्राहक की इच्छा होगी। एक ग्राहक का मौलिक अधिकार है कि वो किससे सामग्री खरीदे और किससे सामग्री ना खरीदे। बौद्ध काल से आढ़त पर, बौद्ध काल से, समझिए ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है, बौद्ध काल से कृषि आधारित जो भी व्यवसाय है आढ़त पर आपने कब्जा कर रखा है। धर्म परिवर्तन करके आपने इस्लाम अपना लिया। परंपरागत रूप से वो व्यवसाय आज भी आप कर रहे हैं, लेकिन विदेशी संस्कृति को अपनाने के बाद, विदेशी सिद्धांतों को अपनाने के बाद आप उसमें भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जिन तथ्यों को मिला रहे हो, मिक्सअप कर रहे हो, जोड़ रहे हो, वो कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है। मित्रों, कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि ये आदमी बिना मतलब की बकवास करता है। ऐसे मित्रों से मेरा अनुरोध ये रहेगा कि वो अपने प्रश्नों को लेके आगे आएं। दो तीन चीज़ें हैं जिनके लिए हम प्रयास करेंगे
कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोणों के जो दस्तावेज जो पुस्तकें हैं या आगे जो भविष्य में प्रकाशित होने वाली पुस्तकें हैं, वो महाविद्यालय स्तर पर पाठक मंच के रूप में भारत भर में फैलें। कई सारे काम किए जा सकते हैं। आदरणीय नित्यानंद जी से बात हुई थी, तो प्रकाशन का कार्य लॉकडाउन खुलते ही हम तुरंत प्रारंभ करेंगे, तीव्र गति से प्रारंभ करेंगे। आदरणीय सर्वेश पांडे जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वे आदरणीय नित्यानंद स्वामी जी से मिलकर इस प्रकार के शोधों के लिए दिशा निर्देश की नीति और उनके प्रकाशन की नीति तैयार करें। और मैं आश्वस्त करता हूं कि उस सब के लिए, प्रकाशन के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी, उसके लिए हम एक टीम तैयार अलग से करेंगे, वो उसकी व्यवस्था करेंगे। एक और टीम में ऐसी चाहूंगा कि जो प्रत्येक महाविद्यालय स्तर पर, प्रत्येक विश्वविद्यालय स्तर पर, प्रत्येक जनपद स्तर पर सांगठनिक कार्यों को देखे। यानी इस प्रकार से हमारी 3 टीमें होनी चाहिए। एक टीम जो शोध और उनके प्रकाशन का काम संभाले, दूसरी टीम संसाधनों को जुटाने का काम करे, और तीसरी टीम संगठन पे काम करे। मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता जी से भी ये अनुरोध करूंगा कि शोध और प्रकाशन वाली टीम में आदरणीय डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव और आदरणीय डॉक्टर सर्वेश पांडे जी का साथ दें। संसाधनों की टीम के लिए मैं, क्योंकि ये थोड़ा जटिल कार्य होता है, मैं स्वयं तो रहूँगा, मैं अपने अन्य न्यासियों से मैं बात करूँगा कि कौन कौन लोग इसमें समग्र रूप से सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही अपने युवा साथियों से मैं यह अनुरोध करूँगा कि वे अपनी एक टीम बनाकर संगठन के कार्य को देखें। ये 3 हमारे जो विंग हैं, ये त्रिदेव की तरह मिलकर के काम करें तो बहुत कुछ सफलताएं हमें प्राप्त होंगी। और मैं आशा करता हूं कि हम निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं चाहूँगा कि आप जिन जिन विषयों पर आगे वार्ता चाहते हैं उन्हें उठाएं, मुझ तक भेजें। हम लोग मिलकर इन सारे कामों को करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।